Hello, dear students. You're welcome. I am Dr. R. K. Saini, and today I am going to discuss another topic, resonance effect. इसको mesomeric effect भी कहते हैं, and it is a topic of journal organic chemistry also, as well as it is important to understand other topics of organic chemistry एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर जेई एज वेल एज नीट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज मैं आपको पहले, जैसा कि अपनी बात चल रही है कि रोज मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, उसके 10 क्वेश्चंस भेजूंगा। आप उन क्वेश्चंस को थ्योरी पढ़ने के बाद में सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आंसर देखेंगे या फिर सॉल्यूशन देखेंगे इस यूट्यूब में। ठीक, तो मैं आपको 10 क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, इनके आप की भी डाल रहा हूँ। आप पहले इनको सॉल्व करेंगे और फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको देखें। ठीक है, चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, ये लो। और अब मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ रेजोनेंस को। देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब जगह आता है। ठीक है, रेजोनेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजोनेंस की। ठीक है, तो देखो, जब सिंपल से पॉइंट तो ये होता है कि व्हेन वी कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड with their single structure, then we write their another structures, and these structures are formed by the delocalization, ध्यान से सुनिए, and these structures are formed by the delocalization of pi electron in conjugated system, and these structures are known as resonance, and this resonating structures or canonical structures, and this effect is known as resonance. फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन कंजुगेटेड सिस्टम या कंजुगेशन। देखो एक बार ध्यान से सुनिए, जिसके अंदर पाई बॉन्ड, ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा है इधर देखो ध्यान से, जिसके अंदर ये पाई बॉन्ड, फिर ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, कंजुगेशन में हो ऑल्टरनेट, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। आप जनरली ऐसे बोल देते हो डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड, सही बोलना ऐसी चीज था, तो कई बार ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है, कि जिसके अंदर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो, उनको कहते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। सबसे पहले, अच्छा दूसरी और भी लाइन है यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको कंजुगेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये होता क्या है। ठीक है, अच्छा अब इस कार्बन पर एक डबल बॉन्ड तो आपको लेना ही जरूरी है, ध्यान से सुनो। इस कार्बन पर जैसे मैंने यहां पर पाई बॉन्ड लिया, तो इस कार्बन पर पाई बॉन्ड के अलावा, ठीक है, इस कार्बन पर, अच्छा पहली बात और भी समझा दूं मैं, कार्बन के अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर एटसेट्रा ये फ्रीक्वेंटली आते हैं, इसलिए कोई भी एटम हो सकता है। तो मैंने ये लिख दिया ये कार्बन या कोई अनदर एटम, इस पर क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड। इस पर और क्या हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या हो सकता है नेगेटिव चार्ज, इस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव से रिलेटेड होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, इस पर ऑड इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, इवन एम्प्टी ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। बस आप उन सबको क्या क्या कहेंगे कंजुगेशन। वापस एक बार वापस, तो सही डेफिनेशन, पाई सिग्मा पाई आर इन ऑल्टरनेट at the place of pi bond may be positive charge, may be negative charge, may be lone pair, may be odd electron और may be empty orbital, ये भी हो सकता है, may be empty orbital। उन सभी को हम क्या कहते हैं कंजुगेशन। एंड इन कंजुगेशन रेजोनेंस इज देयर, रेजोनेंस इज देयर। जैसे मैं अब देखो एक बार ध्यान से सुनो, जैसे सपोज मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही थी, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए सुनो। मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ये जैसे मेरे पास में ब्यूटा 1,3 डाइईन है, 1 2 3 और 4, मुझे लग रहा था कि यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये कार्बन सेकंड और थर्ड, ये कार्बन सेकंड और ये कार्बन थर्ड, इसके बीच में कैसा बॉन्ड लग रहा था मुझे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा ठीक उसी तरह से ये ब्यूटेन थी, देखो इधर ध्यान से, ये ब्यूटेन, ये साहब एन ब्यूटेन, इस एन ब्यूटेन में भी सेकंड और थर्ड के बीच में वही सिंगल बॉन्ड है, सिंगल, जैसे यहां पर सिंगल बॉन्ड है उसी तरह से यही सिंगल बॉन्ड है और वही कार्बन कार्बन के बीच में है। तो क्वेश्चन ये दिमाग में आ रहा था कि क्या ये दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी क्या। बॉन्ड लेंथ इक्वल का मेरा मतलब है C2C3 इन ब्यूटाडाइइन एंड C2C3 इन एन ब्यूटेन हैव इक्वल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ और अनइक्वल। तो इसी स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूं तो मुझे लग रहा था कि सब बराबर होनी चाहिए, लेकिन कई फिनोमिना होते हैं, देखो मैं आपको समझा दूं, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। अच्छा दूसरा क्वेश्चन एक और भी आ रहा था, और भी आ रहा था कि इस ब्यूटाडाइइन में सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल है क्या, या प्योर सिंगल बॉन्ड है या प्योर डबल बॉन्ड, इस तरह की। तो मैंने इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए और रेजोनेंस की हेल्प ली। अब वो रेजोनेंस क्या है वो सुनो एक बार ध्यान से, वो मैंने आपको समझा दिया, इसकी मैं क्या स्ट्रक्चर लिखता हूं ध्यान से सुनेंगे उन बातों को आप, कई बातें सुनेंगे।
इस ब्यूटा 1,3 डाइईन की, जो कि एक कंजुगेटेड सिस्टम है, इसकी कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखी जाते हैं आप सुनते जाओ। ये सब आपके पास में ब्यूटा 1,3 डाइईन है। इस पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज किया, दोनों सेम है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कर सकते हो। एक पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज किया। अब मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ, कई बार स्टूडेंटों को बड़ी दिक्कत होती है। जैसे ऐसे एरो लगाते हैं ना, तो ध्यान से सुनो। जिधर मैं हेड लगाता हूं, इसका मतलब है ये पाई इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। कौन से? पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जैसे अच्छा हिट्रोलेटिकल फिजन कहते हैं इस बॉन्ड को, क्या कहते हैं ऐसे बॉन्ड को? फिजन को हिट्रोलेटिकल। तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितना? एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक सिग्मा बॉन्ड तो इसी के पास रहा, इसलिए इस कार्बन पर मार्क कर दूंगा मैं +1। अच्छा, इस कार्बन पर एक तो इसका है ही, एक और आ गया, इसलिए इस पे मार्क कर दूंगा माइनस, और दो इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा, जो कि किस फॉर्म में आ गए? लोन पेयर की फॉर्म में। समझ गए? जैसे दो क्यों लिखते हैं वो वापस सुन लो। क्योंकि पाई बॉन्ड का ब्रेक हुआ, नेगेटिव चार्ज -1 ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि किसी दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन ही गेन किया, एक तो खुद का है उसका, एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का है। क्लियर? तो ये बात हो गई साहब मेरे पास में इस डिलोकलाइजेशन की। तो मैंने दो डिलोकलाइज किए, देखो एक बार ध्यान से। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आकर आप क्या बना दिया करो? तुरंत बॉन्ड बना दिया करो। तो इस कार्बन पर तो फिर पॉजिटिव मार्क कर देता हूं, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, और इसी तरह से मैं यहां पर दो इलेक्ट्रॉन लिख के नेगेटिव चार्ज लिख दूंगा। ठीक है? बोले साहब ये स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, दूसरी बात सुनो। अब आप बोलेंगे साहब नहीं हम तो ऐसे भी कर सकते हैं। बोले नहीं साहब, ये तो आपने इस तरह से डिलोकलाइज किया था, आप ऐसे भी तो कर सकते हो क्योंकि एक ही तो सिस्टम है। बोले नहीं हम ऐसे करते तो साहब ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोली जाएगी। ठीक है? इसको भी मैं बोलता तो ऐसे लिखता, देखो CH2। अब इस पर नेगेटिव चार्ज लिख दूंगा, ध्यान से समझना आप इन बातों को, इनमें मैं दो तीन पॉइंट समझाऊंगा आपको। लो साहब, ये मैंने इस ब्यूटाडाइन की नेट लिख दी। तीनों को अपन ऐसे डबल हेडेड एरो से आइसोलेट करके लिखते हैं, सेपरेट करके। और ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। कोई पूछे कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, तो 3। इसको भी इंक्लूड करोगे जिसकी हेल्प से आपने बनाई थी, या गिवन स्पीसीज को भी। ठीक। अच्छा, अब इन सब की हेल्प से, इनको देखकर मैं एक कॉमन स्ट्रक्चर लिखूंगा। उस कॉमन स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो, एटम अपनी पोजीशन पर रहेंगे फिक्स। ये सभी जितनी भी रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, उनमें एटम अपनी पोजीशन पर क्या रखेंगे? फिक्स रखेंगे आप उन एटमों को। तो एटम तो वही लिख लो। अब इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में कार्बन 1 और 2 के बीच में डबल, यहाँ पर सिंगल सिंगल, तो मैं इसको पार्शियल बॉन्ड कर देता हूँ। लो साहब, ठीक उसी तरह से यहाँ पर सिंगल है, इनमें डबल बॉन्ड है, तो इसको भी पार्शियल बॉन्ड कर देता हूँ। ठीक उसी तरह से यहाँ पर डबल और इनमें सिंगल, इसलिए इसे पार्शियल कर देता हूँ। चार्ज की बात करता हूँ, जैसे नंबर 1 कार्बन, इधर देखो, तो ये सब में 1 है। फिर आप ध्यान रखो, सब में क्या है? ये नंबर 1 एटम फिक्स होते हैं। इस नंबर 1 पर 0 चार्ज, इस एटम इस 1 पर दूसरी स्ट्रक्चर में कितना चार्ज? +1। तीसरी स्ट्रक्चर में इस 1 पर ही -1, इसलिए नेट चार्ज कितना आ गया? 0। तो सब पे आप चेक कर लेना, कोई चार्ज नहीं लिखा जाएगा। और इसे बोलेंगे आप ब्यूटा 1,3 डाइईन। अब सुनते जाइए आप, अब सुनते जाइए। सबसे पहली बात, इन सब की हेल्प से जो मैंने एक स्ट्रक्चर लिख रखी है, उसे आप बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या नाम है उसका? रेजोनेंस हाइब्रिड। और इन सभी स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं आप? रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इनको देख के बनाई मैंने ये। ठीक। और एक्चुअल स्पीसीज किसको बोलते हैं? इस हाइब्रिड को एक्चुअल स्पीसीज या एक्चुअल 1,3 ब्यूटाडाइन इसका नाम है, इसका, इनका नहीं। इनको तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि एक हाइपोथेटिकल होते हैं, किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए काम में ली जाती हैं। तो देखो, अब एक चीज तो मेरे को समझ बैठ गई कि जो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि ब्यूटेन 1,3 डाइईन, 1,3 ब्यूटाडाइईन के अंदर और एन ब्यूटेन में, इसके अंदर तो रेजोनेंस था ही नहीं। तो साहब बोले ये तो प्योर सिंगल बॉन्ड है, और ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है। ये कैसा बॉन्ड है? पार्शियल डबल बॉन्ड के करेक्टर है। इसका मतलब हुआ कि कार्बन C2 और C3 के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, सपोज ये ए बॉन्ड लेंथ थी और ये बी बॉन्ड लेंथ थी, तो ए बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है बजाय किससे? बी से, क्योंकि ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ पर कैसे करेक्टर आ गए थे? डबल के। ये चीज एक्सप्लेन कर दी। अब दूसरी लाइन सुनते जाओ, सुनते जाइए आप। ठीक है? हाँ, दूसरी बात सुनो कि ये जो स्ट्रक्चर्स जो आपने लिखी, बोले साहब इन सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर या कम ज्यादा? तो इसको देखना पड़ता है स्टेबिलिटी से। इसको किससे देखना पड़ता है? स्टेबिलिटी से। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। यदि इक्विवेलेंट होंगे स्ट्रक्चर, दो तरह की बातें आप ध्यान से सुनो। यदि सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल स्टेबिलिटी रखती हों, तो उनका रेजोनेंस हाइब्रिड में, जो मैंने लिख रखा है, इस रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन भी बराबर होगा। और वी कैन से रेजोनेंस हाइब्रिड इज ए मिक्सचर
of all structures which have equally contribute. If all resonance structures are not identical, then more stable structure has major contribution in resonance hybrid. Or we can say, उल्टा सुनो, or we can say resonance hybrid is mainly, वापस, और we can say resonance hybrid is mainly similar to the more stable resonance structure. More stable का मतलब नियरली 99.99% आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूं। यानी रेजोनेंस हाइब्रिड के सभी आंसर आप जो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होगी उसके अकॉर्डिंग देंगे। जैसे अब मैं आपको समझा देता हूं, और एक लाइन और समझा देता हूं। एक रेजोनेंस एनर्जी, देखो रेजोनेंस एनर्जी, जैसे सपोज ये एनर्जी की बात थी, ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी किसको कहते हैं वो भी सुन लो। एनर्जी ऑफ हाइब्रिड, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड जो एक्चुअल स्पीसीज है, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी और ऑफ मोस्ट स्टेबल, जो भी आपके पास में सब ज्यादा है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इनके डिफरेंस को कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अब आपको पता है ये एक्चुअल मॉलिक्यूल है, एक्चुअल मॉलिक्यूल का मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम है। और इस डिफरेंस की जब बात करेंगे तो ऑलवेज किस साइन के साथ आएगी, नेगेटिव साइन के साथ। यहां तक बात आपकी क्लियर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि साहब हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है, इसको भी मैं अभी वापस दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे साहब रेजोनेंस स्ट्रक्चरों की स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है। देखो वैसे तो बुक्स वगैरह में बहुत से पॉइंट लिखे होते हैं, लेकिन मैं आपको केवल 3-4 पॉइंट बताऊंगा जिनकी हेल्प से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले आप स्टेबिलिटी के लिए स्पीसीज की नेचर चेक करो। और नेचर का मतलब यदि स्पीसीज एरोमेटिक है तो सबसे मोस्ट स्टेबल, उसके बाद में नॉन एरोमेटिक, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको समझा चुका हूं मैं। और सबसे कम स्टेबल कौन सी होती है, एंटी एरोमेटिक। सबसे पहले अच्छा इसी सीक्वेंस में चेक करेंगे आप। फर्स्ट यदि यहीं से आंसर आ जाता तो कुछ नहीं देखेंगे। सेकंड पॉइंट जैसे मैं आपको समझाता भी जाऊं, सुनो, देखो एक बार ध्यान से इसका लब ने किया था, आपको समझा देता हूं, ठीक है। जैसे एक कंपाउंड है मेरे पास में, ये लो, ध्यान से सुनो। एक स्ट्रक्चर तो ये कंपाउंड ये है, एक मैंने इसकी ऐसी स्ट्रक्चर लिख रखी है, ऐसे स्ट्रक्चर लिख रखी है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, इसी कंपाउंड के पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करके लिख रखे, सिर्फ इतनी सी। मैं पूछूं बताओ भाई विच वन इज मोर स्टेबल, तो आप कल की बात को याद करो और लेक्चर को देखो। तो ये आपको पता है कि ये जो रिंग है अब कैसे करेक्टर कर रही है, एरोमेटिक। रिंग बिकम एरोमेटिक क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया और पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो गया कंप्लीट रिंग के अंदर, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल्स। एंड एज स्ट्रक्चर सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, वापस, सेकंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट because second structure so aromatic character and due to aromatic character more stable। तो पहले ये देखना, उसके बाद में बात करना। यहीं से आंसर आ जाता है तो और कुछ नहीं देखेंगे आप हमारे पॉइंटों को। पहले ये दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इससे आंसर नहीं आता नेचर के अकॉर्डिंग तब देखेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट को सुनते जाइए। सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं, सेकंड पीरियड वो क्या है, ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट का ऑक्टेट, ऑक्टेट क्या होना चाहिए, अच्छा इनको भी इसी सीक्वेंस से देखना। सेकंड पीरियड के एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट, एंड न्यूट्रल स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल, पहली लाइन। दूसरी पॉइंट, सेकंड पीरियड के एलिमेंट का उस कंपाउंड में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रल, मोर स्टेबल। दूसरी लाइन, यदि ऑक्टेट कंप्लीट भी हो और बोले चार्ज स्पीसीज हो तो फिर आप इस पॉइंट को देखेंगे, थर्ड को हमारे को, ठीक है। चार्ज आना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एलिमेंट, चार्ज। यदि बोले साहब सब पे ही चार्ज है, अब क्या करें, तो चार्ज कैसा होना चाहिए, चार्ज ऑन द एटम अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। अकॉर्डिंग टू देयर नेचर का मतलब क्लियर कर देता हूं, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। इस नेचर से मेरा मतलब है कि यदि किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस पर कौन सा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं। नेचर इसे कहते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा चार्ज बियर करेगा, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, या वाइस वर्सा। लाइन समझ गए, नेचर के अकॉर्डिंग आना चाहिए। और बाकी सारी बातें सेम हो तो चार्ज लेस भी होना चाहिए। चार्ज कैसा होना चाहिए, लेस चार्ज होना चाहिए और नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और एक जैसे मान लीजिए सब बातें सेम है तो नंबर ऑफ बॉन्ड भी काउंट कर सकते हो। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कहते होने चाहिए, जिसके ज्यादा बॉन्ड होते हैं, मोर बॉन्ड्स होंगे, स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। समझ गए, इसमें मोर बॉन्ड्स होंगे, स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। और खास बात, जिसके अंदर
जिसके अंदर इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो, कहता हो इक्विवेलेंट, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ बराबर स्टेबल वाली की बात है। तो आप तो स्ट्रक्चरों की स्टेबिलिटी तो यहीं से देख लेना, 3-4 पॉइंट यही बहुत है आपके लिए, क्लियर। तो इनसे आप चेक कर लेंगे कि साहब विच वन इज मोर स्टेबल। तो अब आप आइए देखो वापस उसी एग्जाम्पल को फिर समझाता हूँ, ब्यूटा 1,3 डाई इन वाले एग्जाम्पल को। बोले साहब बताओ इनके अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। वापस उसी एग्जाम्पल पर आते हैं जिसकी मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बनाई थी। देखो ये लो साहब, ये वो 3 स्ट्रक्चर थी। पहली स्ट्रक्चर ध्यान से सुनो, न्यूट्रल भी है, ऑक्टेट कंप्लीट भी है, एरोमेटिक करेक्टर वाली तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा ये चार्ज स्पीसीज है, इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, चेक कर लो आप, बिल्कुल सेम। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ कि सबसे ज्यादा स्टेबल तो हुई फर्स्ट, उसके बाद में सेकंड और थर्ड की स्टेबिलिटी इक्वल है। सेकंड और थर्ड की स्टेबिलिटी क्या है, इक्वल। अब वापस इसका मतलब है कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई आपने सभी एक जैसी नहीं है। और जब सभी स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं हो, मतलब जिनकी एनर्जी बराबर नहीं हो, तो ऐसे रेजोनेंस को अनसिंक्रोनाइज्ड, क्या कहते हैं आप, अनसिंक्रोनाइज्ड, इसको अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस कहते हैं। और अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस में अभी बताया था कि हाइब्रिड मेनली मोर स्टेबल के जैसा दिखाई देता है, या 99% फिनोमिना या 99% करेक्टर मोर स्टेबल के जैसे। तो फिर क्वेश्चन आ गया, देखो अब आप दूसरा क्वेश्चन, इसका मतलब है कि ये जो ब्यूटा 1,3 डाइन है इसके जैसा कितना, समझाने के लिए या आंसर देने के लिए 99%, समझ गए, ऐसे सोचा करो। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने, वापस देखिए क्वेश्चन वापस। अब बताओ साहब ये ब्यूटा 1,3 डाइइन है, ठीक है। क्वेश्चन फिर मेरा ये है कि ब्यूटा 1,3 डाइइन में, ब्यूटा 1,3 डाइइन के अंदर क्या सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं क्या, क्वेश्चन ये है। और ये है था ब्यूटा 1,3 डाइइन, क्या इसके अंदर सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं क्या। तो इसका आंसर देने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि ये कंपाउंड किससे बना हुआ है, क्या किसी एक स्ट्रक्चर का मेजर कंट्रीब्यूशन है या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। इक्वली होता तो सब में बराबर लिख देता, लेकिन नहीं, इसमें किस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, फर्स्ट का। और आपको मैंने लाइन कई बार बोल दी है, ध्यान रखना कि इसके सभी फिनोमिना या मेजरली 99.99% इससे बोलो, और आप इसको देखोगे तो ये बोलोगे कि कार्बन 1 और 2, ध्यान से देखो, कार्बन 1 और 2 की बॉन्ड लेंथ शॉर्ट रहेगी, क्योंकि कार्बन किससे, 2 और 3 से। क्यों, क्योंकि वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड है, और यहां पर क्या था है, ज्यादा डबल बॉन्ड के करेक्टर हैं। क्लियर हो गया, तो इससे आंसर देख के दो, क्लियर। और अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना सिंक्रोनाइज्ड होता है, ठीक। आगे देखें अब आप, और देखो मैं अब आपको एग्जांपल और कराता हूं कुछ, ठीक है, कि साहब स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है। देखो दूसरी बात और देखिए, अब आप एक स्ट्रक्चर और बनाता हूं आपको। अच्छा जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैसी स्ट्रक्चर है वो भी इक्विवेलेंट टाइप की बनती है, उतने ही स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे यहां देखो एक स्ट्रक्चर आपको और समझाता हूं, ये है एसीटेट आयन। ये आपके पास है एसीटेट आयन, नेगेटिव चार्ज वाले को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट शेल में 6 होते हैं, ये रे 6, इसके में भी 6 थे, लेकिन एक पाई बॉन्ड टूटने के, एच हटने के बाद में एक लोन पेयर और आ गया, ठीक है, ऐसे था ये। अच्छा कंजुगेशन है, मैंने आपको समझा दिया, डबल डबल सिंगल और लोन पेयर भी हो सकता है रेजोनेंस, ठीक है, ये कंजुगेट सिस्टम है, इसलिए यहां भी रेजोनेंस है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय नेचर का अकॉर्डिंग शिफ्ट करो साहब, कर दिया इसको नेचर का अकॉर्डिंग। इस पाया था 1 सेकंड के लिए पॉजिटिव, आपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और ऐसे बना। देखिए आप ध्यान से, इस ऑप्शन पर तो इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास में वही 6, चार्ज आ गया नेगेटिव, और दोनों के बीच में यहां मैंने डबल बॉन्ड बना दिया इसके जैसा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो बोले साहब दोनों स्ट्रक्चरों को एक जैसी है, देखो आप आइडेंटिकल, कैसी आइडेंटिकल। और जब दोनों आइडेंटिकल हो, इक्वल स्टेबिलिटी की हो, तो इनका कंट्रीब्यूशन भी बराबर बराबर 50-50% होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। इसलिए मैं बोलूंगा कि रेजोनेंस हाइब्रिड इन दोनों का इक्वली मिक्सचर टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे डबल था, ये सिंगल था, तो आप बोलेंगे ये पार्शियल बॉन्ड है, ये भी पार्शियल बॉन्ड है, इस पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि एक पे है ही नहीं और दूसरी पे है, ठीक है। कोई बोले था ये पार्शियल नेगेटिव का कितना मैग्नीट्यूड है, तो देखो दो अच्छा एक और खास बात कि यदि ये ऑप्शन 1 है तो ये भी ऑप्शन 1 है, बिकॉज एटम्स आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर 1 पे कितना, ऑप्शन पे कितना चार्ज था, बोले 0। दूसरी स्ट्रक्चर में ऑप्शन पे कितना चार्ज था, बोले -1। तो -1 नेट चार्ज होगा, कितनी ऑप्शन हो गई था आपके पास में 2, इसलिए एक ऑप्शन पर चार्ज कितना आ गया, -1/2। तो कोई पूछे ना कि ये पार्शियल चार्ज कितना है, तो बोलो -1/2। इस पर भी कितना है, -1/2, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, -1। एसीटेट आयन था ये, क्लियर। अच्छा इसमें भी कोई पूछे साहब बताइए, क्या कार्बन कार्बन ऑक्सीजन की
बॉन्ड लेंथ इक्वल है क्या? बोले हाँ सर, यस सर इक्वल है। बिकॉज क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे कैसी स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है, दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है, इसलिए दोनों में ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ भी इक्वल है। लो साहब और समझाता हूं आपको, एक बात पर आओ एसिटिक एसिड पे। ये था एसिटेट आयन, एक क्वेश्चन और समझाऊंगा आपको। ये एसिटिक एसिड, ये साहब आपके पास में एसिडिक, इसमें भी कंजुगेशन है, ध्यान से देखो। इसकी भी आप बहुत सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, जैसे मैं दो बना के दिखाता हूं। एक तो ऐसे डिलोकलाइज किया, एक इसको ऐसे डिलोकलाइज कर दिया, बोले साहब एक ये बन गई। देखो इधर CH3, इस O पे चार्ज आ गया नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन उसी के जैसे ही है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ध्यान से देखो अभी भी। अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया था तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको, पॉजिटिव खत्म, खुद पे आ गया, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया साहब लोग। ये लोन पेयर इसकी जगह रहा, लेकिन चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। ठीक है, अब कोई पूछे, ठीक है, एक चाहते तो एक बीच में ऐसे कई बार स्टूडेंट बना लेते हैं, ऐसे देखो, बोले एक ही बॉन्ड को डिलोकलाइज करते तो ऐसे बनती, इधर देखो, यदि एक ही बॉन्ड को डिलोकलाइज करते तो ऐसे बनती, ये देखो इसी स्ट्रक्चर की। वो इसको नहीं करता सपोज में, और केवल एक को करता, तो ऐसे भी तो लिखते हैं आप, कई बार लिख देते हैं स्टूडेंट ऐसे भी, ठीक है। तो अब सुनो, इसमें सबसे पहली बात बताओ कि सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, तो सबसे पहला पॉइंट न्यूट्रल और कंप्लीट ऑक्टेट वाली फर्स्ट स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा। सेकंड में ऑक्टेट सभी का कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट है, देखो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर है, सब में ऑक्टेट कंप्लीट है, ये सेकंड स्ट्रक्चर। अच्छा इसमें इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, इसलिए स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा फर्स्ट की, फिर उसके बाद में सेकंड की, और उसके बाद में थर्ड की, सबसे कम स्टेबल है ये थर्ड। इसलिए इसलिए जब आप रेजोनेंस हाइब्रिड लिखोगे तो इसका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल, या फिर मैं ऐसे बोल देता हूं कि मेनली इससे बनेगा। एसिटिक एसिड मेनली किसके जैसा दिखाई देगा? इसके जैसा, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात समझ गए। अच्छा ये सबसे कम स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट भी नहीं है, नंबर ऑफ बॉन्ड भी कम है, एक लाइन बोली थी ना, नंबर ऑफ बॉन्ड भी चेक कर लिया करो, क्योंकि बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, जितने ज्यादा बॉन्ड होते हैं उतना मोर स्टेबल होता है, एनर्जी रिलीज होने से स्पीसीज की एनर्जी कम हो जाती है, और स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है लेस एनर्जी। तो इसमें क्या खास बात है? नंबर ऑफ बॉन्ड भी कम है, काउंट करो आप, इनमें नंबर ऑफ बॉन्ड भी ज्यादा है, इन दोनों में नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल है फर्स्ट सेकंड में, ऑक्टेट सभी का कंप्लीट है, बट स्ट्रक्चर फर्स्ट इज न्यूट्रल। Therefore, acetic acid is mainly similar to the structure first, and hence और कार्बन का ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल। ये जो जिसमें डबल बॉन्ड के करेक्टर हैं, ये बॉन्ड शॉर्ट रहेगा, और जिसके अंदर ये सिंगल बॉन्ड के वो लॉन्गर रहेगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के करेक्टर रहेंगे। जैसे मैं कह देता हूं कार्बन ऑक्सीजन 1 और कार्बन ऑक्सीजन 2 के बीच में बताओ, तो बी वाला ज्यादा है, क्लियर, इससे मिलेगा एसिटिक एसिड। और एक बात और समझा दूं, रेजोनेंस एनर्जी के भी बारे में बता देता हूं आपको। जितने ज्यादा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनती हैं, स्पीसीज मोर स्टेबल होती है। देखो अगला पॉइंट और समझाता हूं एक आपको चीज। एक चीज और देखेंगे आप, एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली इसी के जैसा ही, रेजोनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे ये हमने लिख दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंडों में भी आता है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया सपोज एक ओजोन, ठीक है, एक क्या लिख दिया? ओजोन। तो ओजोन की एक स्ट्रक्चर बना लिया आपने, बोले साहब ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, देखो ऑक्टेट सभी में कंप्लीट होता है, एक्सपेंड कर नहीं सकती है, इसको कर नहीं सकती, और इस पर नेगेटिव चार्ज, आप पाई बॉन्ड को ऐसे डिलोकलाइज करके लोन पेयर को भी यहां दे देंगे, तो ऐसे इस तरह से आपके सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे ये लो साहब ये भी ओजोन है, दोनों आइडेंटिकल हैं, इसलिए ओजोन ओजोन में भी सभी बॉन्ड आइडेंटिकल या इक्वल बॉन्ड लेंथ के हैं, ठीक है। इस पर चार्ज परमानेंट प्लस लिखेंगे, क्योंकि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, बोले +1 डिवाइड बाई 2, इसलिए +1 आ गया ये चार्ज, ठीक है। इस पे पार्शियल नेगेटिव लिखेंगे, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव। कोई पूछे तो पार्शियल नेगेटिव कितना है, तो जैसे एटम फिक्स है, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, पहली पे कोई चार्ज नहीं, दूसरी पे -1 डिवाइड बाई 2, इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? -1/2, इसलिए नेट ऑक्सीजन कैसी होती है? न्यूट्रल, जैसे लिखा हुआ, दोनों कैसी हैं? इक्विवेलेंट। अच्छा जब इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है तो वो स्ट्रक्चर, वो रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेंट होता है, दोनों की स्टेबिलिटी बराबर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो आप, एक चीज और समझिए, देखो एक छोटी सी बात, इसके भी हम दो नाम देते हैं, देखो ये डबल बॉन्ड O, और ये इस तरह से एक कंपाउंड तो ये है, देखो, और एक कंपाउंड ये है, एक नाम दिया जाता है सेम कंजुगेशन और क्रॉस कंजुगेशन। तो ध्यान से देखो, जब डीलोकलाइजेशन से सभी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हो रेजोनेंस में, डीलोकलाइजेशन से सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में, देखो ध्यान से देखो,
सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हो डिलोकलाइजेशन से रेजोनेंस में, तो ऐसे को कहते हैं सेम कंजुगेशन, सेम कंजुगेशन। और जब पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज करें, समझ गए, डिलोकलाइज करें और सभी इलेक्ट्रॉन, हाँ है तो ये भी कंजुगेशन में, देखो डबल बॉन्ड और ये भी कंजुगेशन में, इस बनी सेकंड वाला भी कंजुगेशन में इसके साथ, और ये फर्स्ट भी कंजुगेशन में, लेकिन एक साथ नहीं, तो ऐसे को कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन। क्या कहते हैं ऐसे को? क्रॉस कंजुगेशन। और फिर लाइन वापस कि जिनमें सेम कंजुगेशन हो वो ज्यादा डोमिनेंट होते हैं बजाय क्रॉस कंजुगेशन से। लेकिन एक चीज आपको समझा देता हूं, एक थर्ड और लिख देता हूं, क्यों कई बार स्टूडेंट क्या गलती कर जाता है, बोले क्रॉस कंजुगेशन है इसलिए कम स्टेबल, ऐसे नहीं। स्ट्रक्चर अब देखो तीनों को स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में, इसके अंदर ये जो थर्ड स्ट्रक्चर है कंजुगेशन एक ही साइड में, मैं कहता हूं इधर दो साइड में इसके जैसा और इसके जैसा डबल है, हाँ, लेकिन इस स्ट्रक्चर सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से कम रहेगी, बिकॉज फर्स्ट में क्या चीज है? सेम कंजुगेशन, सेकंड में क्या है? क्रॉस कंजुगेशन। तो इस बात को पर्टिकुलरली ध्यान रखना आप, सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से तो कम बट ग्रेटर देन थर्ड, क्योंकि इसका जैसा कंजुगेशन तो इसमें दो तरफ है, एक इस तरफ भी और बोले एक इस तरफ भी, क्या दिक्कत है? तो दो बार एनर्जी को कंपेयर ऐसे किया करो। तो ये साहब आप आपको भी सुन लीजिए, एक चीज जैसे क्रॉस कंजुगेशन था उसी तरह से एक टॉपिक और सुनो, एक टॉपिक और सुनिए, स्टेरिक, स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। आप इसको ध्यान से सुनो। देखो एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे इसको देखो, आपको मैं नाइट्रोबेंजीन दिखाता हूं, ध्यान से देखिए, क्या है ये? नाइट्रोबेंजीन, ये इसकी स्ट्रक्चर है साहब, ये नाइट्रो ग्रुप है, ऐसे रहता है, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, इस बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड और इस NO2 का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? कंजुगेशन में। क्योंकि आपको बता देता हूं कि कंजुगेशन या रेजोनेंस जब भी पॉसिबल है जब पाई बॉन्ड कैसे होने चाहिए एक दूसरे के, पी ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए? पैरेलल, यानी प्लेन में होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए पाई बॉन्ड, सही लाइन पूछो तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे मैं इसको डिलोकलाइज करता हूं तो आप ऐसे ऐसे करते नहीं जाते हो, कल आपने बात की थी ऐसे ही, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं? कोप्लेनर होने चाहिए तब रेजोनेंस में करते हैं। आप सुनो, देखिए रेजोनेंस इनहिबिशन को ध्यान से सुनिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ध्यान से सुनो। यदि आप इस ऑर्थो पोजीशन पर क्या करें, इस ऑर्थो पोजीशन पर, दोनों तो ऑर्थो पे, ध्यान रखना एक पे नहीं, कोई बल्कि एटम या ग्रुप लगा देते हैं, ध्यान से सुनो, बल्कि एटम और ग्रुप लगा देते हैं तो इनमें क्या रिपल्सन बढ़ जाता है, इन दोनों में क्या बढ़ जाता है? रिपल्सन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ध्यान रखना, sp2 में बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो रिपल्सन बढ़ने की वजह से क्राउडिंग हो जाती है, क्राउडिंग की वजह से रिपल्सन बढ़ता है। उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए प्लेन में नहीं रहते, और ये जो पाई बॉन्ड है ना ऐसे घूम जाता है, ऐसे सोचो आप, ये नीचे चला जाएगा और एक ऑक्सीजन ऊपर, इसलिए इस पाई बॉन्ड की प्लेनरिटी खत्म, ये कोप्लेनर नहीं होते, इसलिए अब इन दोनों में रेजोनेंस नहीं होगा वापस। इसी को कहते हैं SIR। क्या कहते हैं इसको? SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्या कंडीशन है कि ऑर्थो पोजीशन पर क्या होना चाहिए? बल्कि एटम और ग्रुप, बल्कि एटम का मतलब समझा देता हूं, थर्ड या हायर पीरियड के एलिमेंट होने चाहिए, सेकंड के नहीं, हायर पीरियड, और ग्रुप कोई भी लगा, तो ग्रुप में एक से ज्यादा एटम होते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास में रेजोनेंस से रिलेटेड बातें। एक रेजोनेंस इफेक्ट और समझा देता हूं, रेजोनेंस इफेक्ट या जिसको आप क्या कहते हैं? मीजोमेरिक इफेक्ट, उसको भी सुन लो। रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट एक ही बात है। और क्या कहते हैं? मीजोमेरिक इफेक्ट। ध्यान से सुनो, एक आधी सी लाइन का है, एक छोटा पॉइंट है, ठीक है। ये कोई की एटम है, की एटम का मतलब जो मैंने इस कंजुगेशन में लगा रखा है, इस पर आपको पता है लोन पेयर भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज है। यदि कोई एटम या ग्रुप रेजोनेंस में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो तो उसको क्या कहते हैं? प्लस एम। जैसे जेड पर इलेक्ट्रॉन पेयर होना ही चाहिए इसका मतलब, तो प्लस एम के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन पेयर। और पाई बॉन्ड को ऐसे डिलोकलाइज कर दोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे, देखो एक बार ध्यान से, इस तरीके से, यहाँ पर दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और जेड पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। देखो वापस, यदि कोई एटम और ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, पर्टिकुलरली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व यानी डोनेट करता है, तो ऐसे ग्रुप और एटम को क्या कहते हैं? प्लस एम। इसलिए प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले के पास में, ये मैंने की एटम लिख दिया है, शो करने वाले के पास में क्या बहुत जरूरी है? लोन पेयर होगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं। ये लो साहब, ये तो प्लस एम भी कहते हैं इसको, प्लस एम या प्लस आर, रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, एक माइनस एम के और होते हैं, एक क्या होते हैं? माइनस एम के। देखो इधर ध्यान से, फिर उसी तरह से जैसे मैं इस पे नाइट्रो ग्रुप लगाता हूं, देखो
क्या लगाता हूं इस पे, नाइट्रो ग्रुप। लो साहब, ये अभी नाइट्रो की स्ट्रक्चर थी आपने बनाई, या तो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दिया करो या प्लस माइनस चार्ज। ध्यान से देखो, अब पाई बॉन्ड को हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की ओर डिलोकलाइज करेंगे, ऐसे ही ऐसा करने से नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये इस तरह से डिलोकलाइज, तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ध्यान से देखेंगे आप इसको, ध्यान से, ये रह जाएगा साहब सिंग, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया था नेगेटिव, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बना देना और इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पे लिख देंगे, ये ऐसे ही कोऑर्डिनेट है। मैं पूछता हूं कि बताओ, ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बना इस जगह, इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से आया, तो आप बोलेंगे कंजुगेट सिस्टम से। तो बस यही लाइन हो गई, कोई एटम और ग्रुप जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए पूरा बोलो, कोई एटम और ग्रुप रेजोनेंस में कंजुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है, तो उसे क्या कहते हैं, माइनस एम। इसलिए माइनस एम इफेक्ट शो करने के लिए जरूरी है या तो डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज आता हो या रेजोनेंस की वजह से उस पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज की एटम पे, जैसे ये रहा देखो पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हुआ इसकी तरफ। तो रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट आर दोज इफेक्ट इन विच एटम और ग्रुप कैन बी डोनेट और गेन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द कंजुगेटेड सिस्टम। On the basis of their nature, they are two types, plus m और minus m। plus m का मतलब the atom or group which donate their lone pair of electron during the resonance are known as plus m। जैसे देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देखिए इधर, बोले साहब ये बताओ, आप ये OH ग्रुप, तो आप ध्यान रखना कि एटम पर लोन पेयर है तो प्लस एम। इसी तरह से ग्रुप देखो नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, तो नाइट्रोसो दोनों काम कर सकता है, आपको समझा देता हूं, ये प्लस एम भी हो सकता है और ये माइनस एम भी। तो कंडीशन के बेस पर नाइट्रोसो ग्रुप सो प्लस एम एज वेल एज माइनस एम। क्लियर। तो ये आपके पास में इस तरह के ग्रुप है ना, उनको आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो। इसी तरह से जैसे कोई बोले Cl बस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलेंगे आप उनको, प्लस एम। पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस एम। जैसे इसी तरह कोई पूछे बताओ एल्डिहाइड, तो कैसे बोलोगे आप, प्लस एम, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज इसलिए प्लस माइनस एम, सॉरी क्या बोलेंगे, माइनस एम। Cl को क्या बोलेंगे, प्लस एम, जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है प्लस, जो लेता है उसको माइनस एम। क्लियर। तो इस तरह के कुछ आपके पास में इसमें टॉपिक थे, ठीक है, रेजोनेंस और इसका इफेक्ट था। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन डाले उनको एक्सप्लेन करता हूं। देखो अब मैं आपको इन क्वेश्चनों को बताता हूं जो मैंने इसमें डाले हैं, देखिए आप। हाँ आइए अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये भी डाल दिए मैंने, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। पहला क्वेश्चन यही था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग NO2 इज नॉट कोप्लेनर विद फिनाइल रिंग। तो आपको क्या चेक करना था, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। देखो इधर ध्यान से देखो, ऑर्थो पोजीशन पर दोनों तरफ क्या लगने चाहिए, बल्कि एटम और ग्रुप, और कहीं नहीं है। इससे मतलब नहीं है मुझे, और तो पास पास वाली पोजीशन पर होनी चाहिए, इसलिए फर्स्ट में क्या बोलोगे, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, आंसर सेकंड। बढ़िया क्वेश्चन। देखिए एक एरो लगा रखा है, आपको बताना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द बैरियर ऑफ रोटेशन अराउंड इंडिकेटेड बॉन्ड, ऐसे ऐसे, इट विल बी मिनिमम एंड मैक्सिमम इन विच ऑफ थ्री स्ट्रक्चर, यानी एक तो कम से कम बताना है। तो आप सुनो ध्यान से, इस फर्स्ट के बैरियर को जब मैं ऐसे तोड़ूंगा ना, तो ध्यान से देखना आप, जब इस बॉन्ड को जिस तरीके से तोड़ा है ना, ऐसे डिलोकलाइज करेंगे आप, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे कन्वर्ट होगी। देखो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड यहाँ ही, और इस पर आ जाएगा आपके पास में नेगेटिव चार्ज। देखो इधर ध्यान से, फर्स्ट के बैरियर को हटाने के लिए इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो आप बोलेंगे साहब ऐसे तोड़ने से और दोनों स्पीसीज क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक, यानी मोर स्टेबल, इजीली टूट जाएगा, इसलिए मिनिमम तो इसमें। अच्छा अब दूसरे की बात करते हैं। देखो ये 7 मेंबर रिंग है, ध्यान से देखो दूसरे में, ध्यान से, दूसरे में देखो ये 7 मेंबर रिंग है आपके पास में इस तरीके से और ऐसे, और एक वही थर्ड मेंबर रिंग है, ठीक है, इस तरह से पाई बॉन्ड है इसके अंदर ये, ठीक है। जब आप इसको ब्रेक करोगे इसी तरह से पाई बॉन्ड को, ये जो पाई बॉन्ड था ऐसे, इस पाए का नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, तो एक तो बनेगी एरोमेटिक रिंग और दूसरी कौन सी बन जाएगी, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अच्छा जब इसको डिलोकलाइज करेंगे, पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, बोथ आर एंटी एरोमेटिक। और आप ये भी एंटी एरोमेटिक है, इससे पहले वाले लेक्चर में समझा दिया था, ये भी एंटी एरोमेटिक है। और एंटी एरोमेटिक कैसे होते हैं, लेस स्टेबल, मींस देयर एनर्जी हाईएस्ट, इट मींस रिक्वायर्ड मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि रोटेशन क्या है, इसको रोटेट करने के लिए बैरियर बहुत ज्यादा है, इसलिए एनर्जी भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। तो मिनिमम तो चाहिए फर्स्ट में और मैक्सिमम चाहिए थर्ड में, आंसर 4। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन। देखो आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये तीन स्ट्रक्चर लिखी हुई है, किसी की कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, मोर स्टेबल बतानी है, वुड बी रिलेटिव कंट्रीब्यूशन इन हाइब्रिड, तो जितनी ज्यादा स्टेबल उसका। सबसे पहली फर्स्ट को दे दो आंसर, क्योंकि स्टेबल है और न्यूट्रल है, ऑक्टेट कंप्लीट, ध्यान से देखना। अब सेकंड और थर्ड पर आओ, आप सेकंड और थर्ड पर ध्यान से देखो। सेकंड और थर्ड पे क्या खास बात है कि इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, देख लो आप, और इस कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो उससे मतलब नहीं है मुझे। पहले मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट ऑक्टेट कंप्लीट चेक करना था, चार तो दोनों पे ही है, चार तो दोनों पे, ऑक्टेट चेक करो। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, उसके बाद में थर्ड, और उसके बाद में सेकंड, क्योंकि इसको बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जब ये लोन पेयर इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा तो क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग से थर्ड में बदल जाएगी, एंड थर्ड इज मोर स्टेबल ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल स्पीसीज। ये नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, पता है, लोन पेयर है इसके अंदर। तो आंसर फर्स्ट, फिर थर्ड और फिर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 4 को देखो। इस पिरिडीन की कुछ स्ट्रक्चर बना रखी है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनी हुई है पिरिडीन की, आपको स्टेबिलिटी बतानी है। तो सबसे ज्यादा तो फर्स्ट और फिफ्थ तो ये कैकुल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये तो सबसे ज्यादा भी न्यूट्रल भी है। अब देखो इस सेकंड और फोर्थ को ध्यान से देखो, बोली ये भी आइडेंटिकल है, इनके बराबर है। अब थर्ड और फोर्थ या इनमें चेक करो, तो अब इस पर चार चेक कर लिया करो, नेगेटिव पॉजिटिव। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव है तो वही देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, समझ के दोनों से। लेकिन यहाँ पर अपोजिट चार्ज दूर है, डिस्टेंस है, इसलिए अट्रैक्शन कम है। यहाँ पर अपोजिट चार्जेस क्लोज, अट्रैक्शन ज्यादा, इसलिए थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे कम, फर्स्ट की सबसे ज्यादा, सेकंड फोर्थ सेम, और थर्ड फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ, लीस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर अमंग द फॉलोइंग, सबसे कम स्टेबल। तो देखो एक बार, फर्स्ट तो आपको पता है न्यूट्रल भी है। अब यहाँ देखो इसमें क्या चार्ज है, ऑक्सीजन, ऑक्टेट सबके कंप्लीट आपको बता देता हूं। यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन, जो मैंने एक लाइन बोली थी ना, नेगेटिव की चार्ज अकॉर्डिंग टू नेचर होना चाहिए, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, बजाय कार्बन पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव हो सकता है, ऑक्सीजन पर आएगा तो डिसस्टेबल, इसलिए आंसर सेकेंड। ये लो क्वेश्चन नेक्स्ट, ये पूछा था इन विच ऑफ द कंपाउंड मैक्सिमम एंड मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग। तो आप ध्यान से देखो कि जो इलेक्ट्रॉन प्लस एम वाले होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं और माइनस वाले कम कर देते हैं। तो चेक करो, एक तो मैक्सिमम और एक मिनिमम। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो तो आपको पता है कि प्लस एम इफेक्ट शो करता है, और ये माइनस एम, तो आंसर थर्ड। ऐसे चेक किया करो, मैक्सिमम मिनिमम। यहां पर भी देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपके पास में एल्केनोइड आयन जुड़ा हुआ है, एसीटेट आयन, उसमें की एटम, ये नेगेटिव चार्ज जरूर है लेकिन की एटम पर लॉन पेयर नहीं है, इसलिए क्या बोलोगे आप इसको, माइनस एम। यहां देखो कैसा बोलोगे, माइनस एम प्लस एम नहीं, फोर्थ में, इसलिए आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फर्स्ट स्पीसीज मोर स्टेबल देन सेकेंड। तो देखो ये तो है, आपको पता है एसीटेट आयन, इसके अंदर क्या है, रेजोनेंस, सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस है, ये इथोक्साइड आयन नहीं है, इसका मतलब सेकंड ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पर पूछ रहा है वो फर्स्ट ज्यादा होनी चाहिए। इधर वापस ये नेगेटिव चार्ज या रेजोनेंस में पार्टिसिपेटर जाएगा, इसको ऐसे बना दो थोड़ा सा खोल के, देखो इधर CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये कार्ब एनायन है, इधर आपके पास में CH2 और ये C डबल बॉन्ड OH, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा। यहां पर आप बोलोगे दोनों में जाएगा, चाहे हो क्रॉस कॉन्जुगेशन, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो दोनों जगह है, ध्यान से देखो। तो ये नेगेटिव चार्ज इधर भी इन्वॉल्व हो सकता है, इधर भी इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में, इधर भी हो सकता है, चाहे क्रॉस कंजुगेशन हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये तो सेम एक ही तरफ था, ये ज्यादा है। अभी आप लास्ट एग्जांपल, इसलिए यही ज्यादा स्टेबल। इसके अंदर वापस, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा ही नहीं, यहाँ पर जाएगा, फिर वापस यहां पर नेगेटिव चार्ज दोनों जगह और यहाँ पर केवल एक जगह, इसलिए फर्स्ट मोर स्टेबल देन सेकेंड। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8, इसके अंदर बोला है कि अमंग दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इनमें से कुछ बताना है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ। तो मैं आपको एक लाइन समझा देता हूं, एक पॉइंट होता है फ्रिस रूल। क्या है, फ्रिस रूल, ध्यान से सुनो। जिनमें बेंजीन के जैसी स्ट्रक्चर ज्यादा हो, बेंजीनोइड, ये बेंजीन की दो स्ट्रक्चर है, कैकुले बनाई थी, जिनको कैकुले स्ट्रक्चर कहते हैं। जिनमें बेंजीनोइड स्ट्रक्चर ज्यादा बनती हो मॉलिक्यूल में, वो ज्यादा स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू फ्रिस रूल। मोर बेंजीनोइड स्ट्रक्चर देन स्पीसीज विल बी मोर स्टेबल। तो ये नेफ्थलीन बनी हुई है, इन तीनों को मिला के मैं ऐसे लिखता। अब देखो क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ये बना हुआ है आपके पास में नेफ्थलीन, ठीक है, रेजोनेंस कंप्लीट है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ध्यान से, ध्यान से। फर्स्ट स्ट्रक्चर में बोथ रिंग्स आर बेंजीनोइड, इसको देखो बेंजीनोइड, और इसको भी देखो, ये भी बेंजीनोइड, बोथ स्ट्रक्चर आर बेंजीनोइड। इस सेकंड में ओनली वन रिंग इज बेंजीनोइड, देखना एक बार, केवल ये, सेकंड नहीं, इसमें भी एक रिंग बेंजीनोइड, ध्यान से देखो।
इसका मतलब है कि फर्स्ट स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, और जब मोर स्टेबल है तो इसका मतलब जो नेफ्थलीन है वो मेनली इसके जैसा, और इसमें तो आपको पता है कि साहब कार्बन 1 और 2 की बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी बजाय किससे, कार्बन 1 और 2 इससे, समझ रहे हो, इस कार्बन 1 और 2 की बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है कार्बन 1 और 2 से। तो आप आंसर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो ध्यान से। Which of the following has longest CO bond length, सबसे बड़ा। तो आप ध्यान से देखो, रेजोनेंस तो ही, अच्छा रेजोनेंस से आपको पता है सिंगल बॉन्ड के करैक्टर आएंगे, जैसे मैं पहले वाली में इस पाई बॉन्ड को ऐसे डिलोकलाइज करता हूं तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कैसे आ जाएंगे, सिंगल बॉन्ड के करैक्टर ऐसे बनेंगे, देखो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट। सेकंड में बात करेंगे तो सेकंड बॉन्ड के करैक्टर ज्यादा टाइम तक आएंगे मोर स्टेबल, क्योंकि एक तो इसी से बनाओ, देखो तीन दो स्ट्रक्चर बनेंगी, एक तो ये देखिए डबल बॉन्ड, पहले यहां पर चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव और इस तरह से, फिर एक और स्ट्रक्चर बनेगी तो सिंगल बॉन्ड के करैक्टर ज्यादा रहेंगे, वापस यहां डबल बॉन्ड बना दो, दोनों के बीच में इधर बॉन्ड बनाइए वापस, और एक बॉन्ड ये बन ही गया था आपके पास में, इसलिए सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड के करैक्टर इसमें, और जब सिंगल बॉन्ड के करैक्टर ज्यादा तो लॉन्गेस्ट बॉन्ड। यहाँ पर डबल बॉन्ड वही, एक बार रेजोनेंस है एक बार आएंगे, यहाँ पर नो रेजोनेंस, परमानेंट डबल है, ठीक है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग ग्रुप्स, ठीक है, इनमें से आपको बताने हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ प्लस एम एज वेल एज माइनस एम इफेक्ट। तो प्लस एम के लिए क्या डेफिनेशन थी बताओ, प्लस एम जिस पर लोन पेयर होना चाहिए, तो देखो की एटम को देखना, ये रहा प्लस एम, ये रहे पी प्लस एम, ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन प्लस एम, ये नाइट्रोजन प्लस एम, ये प्लस एम ऑक्सीजन, ठीक है, एसिड के अंदर प्लस एम नहीं माइनस एम है, ध्यान से देखो ये कौन सा है माइनस एम, इसी तरह से एल्डिहाइड भी कौन सा ग्रुप हुआ माइनस एम, ठीक है। ये देखो इधर ध्यान से कीटोन COCH3 ऐसे बना लिया करो, कौन सा बोलेंगे माइनस एम, SO3H माइनस एम, स्ट्रक्चर बनाइए, लॉन पेयर यदि है तो प्लस एम अदरवाइज माइनस एम, ठीक है, साइनाइड माइनस एम, सबकी बना के देखो स्ट्रक्चर माइनस एम, आइसोसाइनाइड की स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव चार्ज रहता है ऐसे, इसलिए माइनस एम माइनस एम, मिथाइल और इथाइल के अंदर ने तो लॉन पेयर दे पॉजिटिव, और पॉजिटिव को क्या कहते हैं माइनस एम, ठीक उसी तरह से ये जो आपके पास में अमाइड है ये भी माइनस एम ऑक्सीजन खींच लेगा, हेलोजन कैसी होती है प्लस एम, क्योंकि उनके पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो एस्टर ग्रुप लिखा है एनहाइड्राइड टाइप का बना रखा, देखो इधर ध्यान से ये प्लस एम, तो की एटम पर यदि लॉन पेयर है तो प्लस एम, और पॉजिटिव चार्ज आता है तो माइनस एम, ठीक है। आंसर मैंने इसके डाल दिए, तो आप इनको पढ़ो और कोई बात हो तो मेरे को बताना, ठीक, बंद करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं और ओके बाय।